गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो है और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं ना बेटा, ये दोनों के दोनों जो टीचिंग मेथड है ना वो सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर भी इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन हमें सिंपली ये पढ़ना है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि डायग्नोस्टिक टीचिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम निदानात्मक मूल्यांकन परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। कि नहीं, निदानात्मक डायग्नोस करना, आपको समझ आ रहा होगा वर्ड से। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, कोई परेशानी का जानकारी लेना है ना। सिंपली अगर हम बोलें कि हम कोई डायग्नोसिस कराने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है तो हम पता लगाने जा रहे हैं, है ना। तो जस्ट इसी तरीके से क्या है कि बच्चे के अंदर अगर कोई भी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चे की कमज़ोरियाँ क्या हैं, उसको प्रॉब्लम एक्चुअली किस चीज़ से होती है, ये सारे टेस्ट जो हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर आते हैं। मतलब ऐसी टीचिंग जिसके अंदर आप बच्चे की कमज़ोरियों को पकड़ते हो कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो कौन से पॉइंट पर आकर हो रही है, कि बच्चे किन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। लर्निंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, रिटन प्रॉब्लम है उसका, ये सारी चीज़ें हमें उससे पता लगती हैं। तो कह रहे हैं निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले किया जाता है ताकि विद्यार्थियों के स्तर तथा उसकी कमजोरी को जान सकें। इसके द्वारा अध्यापक को शिक्षण में मदद भी मिलती है। अध्यापक विद्यार्थियों के स्तर का पता भी लगा लेता है और उसी आधार पर कक्षा में अध्यापक जो है शिक्षण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने लगता है। जब किसी अध्यापक को या फिर किसी भी शिक्षक को ये पता लग जाएगा कि वो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उनको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो कॉमन सेंस की बात है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा और अपने टीचिंग मेथड्स को ढालेगा। किसके अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देगा, उन बच्चों के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देगा। तो यही होता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये क्या होता है, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करने से पहले किया जाता है। सिंपली अगर आप किसी बच्चे को ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, अगर कोई बच्चा आता है 7th क्लास में आ रहा है, 8th क्लास में आ रहा है, आप पहले उसका बेसिस जो होता है ना, जो बेसिक है उसको जज करने के लिए आप उससे पर्टिकुलरली कोई ना कोई टेस्ट लेते हैं कि मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे, प्लस करा के देख लेंगे, उसको थोड़ा सा जो है जितनी भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको जज करने की कोशिश करते हो। इसलिए जज करते हैं ताकि हम उस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं, उसको कौन सी चीज़ समझ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आती। अगर बेसिक कमज़ोर है तो हमारा ध्यान पहले बेसिक को ठीक करने में लगा रहता है, उसके बाद हम किसी चीज़ को आगे कंप्लीट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें बेटा तो निदानात्मक परीक्षाओं की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। सबसे पहली चीज़ विशिष्ट कमजोरियों को ढूंढता है। क्या करता है ये, विशिष्ट कमजोरियों को ढूंढता है, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि बच्चों को, हाँ भाई अगर हम मैथ्स सिखा रहे हैं तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो डेसिमल प्लेसेस वाली चीज़ों में आती है। तो ये सारी चीज़ होती हैं। तो कह रहे हैं निदात्मक परीक्षा में किसी सामग्री के अधिगम में कठिनाइयाँ और कमजोरियों को ढूंढने और उनका पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि बच्चे को कहाँ पर कमजोरी आ रही है उसको ढूंढे, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी फील्ड के अंदर। ये गुणात्मक होता है। सही है, ये परीक्षा कैसी होती है, गुणात्मक। क्वांटिटेटिव नहीं होती बेटा, क्वालिटेटिवली भी हम बच्चों को यहाँ पर जज करना शुरू कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है एंट्रेंस एग्जाम लूँगी या फिर कोई एग्जाम लूँगी या 3 घंटे का पेपर लूँगी तो ही मैं बच्चे की प्रॉब्लम्स को बता सकती हूँ। मैं बच्चों को 5 या 10 मिनट का सिंपली टेस्ट देकर भी बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में समझा सकती हूँ कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। सही है बेटा। नेक्स्ट जो है वो है मदों का क्रम। मदों का मतलब होता है कि जितने भी सकारात्मक संप्रेक्षण किए जा रहे हैं बच्चों के अंदर वो क्या हों, अलग अलग लेवल पर किए जाएं, एक जैसे लेवल पर ना किया जाए। सही है। मदों का विश्लेषण यानी छात्रों की गलत अनुक्रियाओं के आधार पर निदात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वो कितनी चीज़ों को गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन निकालना, किसी पर्टिकुलर चीज़ को जनरलाइज करना उसको। सही है। अंकों का निर्धारण करते हैं। सही है। इसी परीक्षा में जो है सही उत्तर जितने दिए होते हैं उनके लिए कोई पर्टिकुलर जो है अंक, ये सारी चीज़ें होती। तो कह रहे हैं निदात्मक परीक्षा में सही उत्तर के लिए अंक नहीं दिए जाते, बल्कि जो है अगर हम बात करें तो कह रहे हैं बल्कि सामग्री के क्रम के दृष्टिकोण से गलत अनुक्रियाओं पर विचार किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, 10 में से अगर आपके 8 सही हैं तो आपके 8 नंबर आ जाएंगे। सही उत्तर पर ध्यान न देकर किस पर ध्यान दिया जाता है, आपके दृष्टिकोण पर, कि कहाँ पर आपका दृष्टिकोण जो है वो गलत बैठ रहा है, कौन सी अनुक्रिया आपने जो है गलत कर दी। अंक देने में यहाँ पर कठिनाई होती है। सही है। ज़्यादातर बच्चों को डायग्नोस्टिक टेस्ट में जो है अंक देने पर जोर नहीं दिया जाता, मार्क्स पर नहीं जोर दिया जाता है, बच्चे की कमजोरियों पर जोर दिया जाता है कि बच्चों को आखिर किस जो है तरीके से कमजोरी महसूस हो रही है, कहाँ पर कठिनाई महसूस हो रही है कोई सब्जेक्ट पढ़ने में। नेक्स्ट है आपका बेटा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मतलब क्या होता है, कह रहे निदात्मक परीक्षाओं में केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जाता है, निबंधात्मक परीक्षाओं का उपयोग इसमें नहीं करते। सही है जी। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आप इसके अंदर कंस्ट्रक्ट करोगे, लेकिन पैराग्राफ वाइज, ऐसे वाइज क्वेश्चंस आप बच्चों को नहीं देते, उनमें बच्चों का ज्ञान का स्तर नहीं देखा जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बच्चों को ज्ञान का स्तर ज़्यादा अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे सिंपली अगर हम
कभी आपने बचपन में भी किसी दूसरे स्कूल में अगर एंट्रेंस दिया हो एग्ज़ाम में, उसमें एडमिशन लेने के लिए किसी अदर स्कूल में, तो वो पहले आपसे जो है एक एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस में भी हो सकता है या फिर सिंपल वन वर्ड में भी हो सकता है। लेकिन आपसे कोई पैराग्राफ अदरवाइज ऐसी चीज़ें नहीं लिखवाई जाती, ना ही पूछी जाती हैं। सही है, सिंपली आपके पास भी अगर कोई बच्चा आएगा तो आप उसको ऑप्शन दे के पूछोगे इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं। फर्स्ट क्लास में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, 500 तक काउंटिंग देखोगे कि उसे 500 तक आ रही है नहीं आ रही, तो बीच में से 201 लिख के पूछ लोगे क्या है, 200 लिख के पूछ लोगे कि ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, तो कह रहे हैं निदानात्मक परीक्षण के निर्माण और उपयोग संबंधित 3 चरण होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है बेटा, निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए नियोजन करना। नियोजन का मतलब होता है एक आप थॉट बनाओ, क्या करो, अपने दिमाग के अंदर जो है निर्माण किस तरीके से करना चाहते हैं उसका एक नियोजन, उसकी एक प्लानिंग बनाओ। सही है, प्लानिंग बनाने के बाद उसको निर्माण करो, और निर्माण करने का जो है परीक्षा लो और उसकी व्याख्या करो कि उसकी व्याख्या कितनी होती है। तो तीनों पॉइंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम डीपली बेटा पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि कौन सी चीज़ कैसी है। सबसे पहली चीज़ क्या है बेटा, आपका निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए नियोजन। नियोजन कैसे करोगे, मतलब कैसे बनाओगे आप, अपनी एक सोच बनानी है। अगर आपको एक प्लानिंग करनी है कि हम जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना चाहते हैं तो कैसे लेना चाहोगे। अब सिंपली अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में तो हम सिंपली यही सोचेंगे कि हम बच्चे की कमजोरियों और उसकी कठिनाइयों के बारे में जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं। तो जब इन्हीं के बारे में जानकारी ग्रहण करना चाहते हैं तो किस तरीके से ग्रहण करेंगे, तो कह रहे हैं निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए ये जानना आवश्यक होगा कि अध्ययन में कौन कितना कमज़ोर है, उसकी कठिनाइयाँ कौन सी हैं। इसके लिए उसे गृह कार्य या फिर कक्षा में लिए गए परीक्षणों के परिणाम आदि की सहायता से लिया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ क्या है, हम एक माइंड में सोच रहे हैं कि अगर हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है तो हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को जज करने के लिए, है ना, बच्चे की परेशानियों को देखने के लिए, बच्चे की कठिनाइयों को देखने के लिए। सही है, इकाई परीक्षण भी कर सकते हैं कि बच्चा पर्टिकुलरली ऐसा तो नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही कमज़ोर है बाकी सब में कमज़ोर नहीं है, तो हम उसको बेटे जज तो नहीं कर सकते। वो तो हमें उसकी एक मिक्स्ड जो है नॉलेज का जो है संश्लेषण करना पड़ेगा कि बच्चे के अंदर जो है मिक्स्ड में कितना सब कुछ आया हुआ है, कौन सी नॉलेज उसकी जो जनरल नॉलेज, अगर हम सिंपली बात करें तो जनरल स्टडीज़ में उसका कितना ज्ञान है, जीके जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, तो कितना उसका ध्यान उस चीज़ों पर जाता है कि ओवरऑल वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को छोड़कर मिक्स में कितना आंसर दे पाता है, उस पर हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है। इसके अलावा भी हम इकाइयों पर भी ध्यान देते हैं। ज़रूरी नहीं है जनरली कोई बच्चा सब कुछ आंसर सही दे रहा है तो वो पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट में अच्छा होगा, कहीं कहीं वो किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हो सकता, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी पॉसिबल मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि साइंस में फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका जो है हिंदी ग्रामर अच्छा ना हो, इंग्लिश ग्रामर अच्छा ना हो। तो ऐसी चीज़ों के बारे में बेटा सोचना पड़ता है। कह रहे हैं निदानात्मक परीक्षण कैसे लिया जाएगा, जैसे परीक्षण के लिए समय अवधि कितनी होगी, ये सारी चीज़ों को भी जो है सोचा जाता है और इसके लिए पर्टिकुलर निर्देश बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। फिर बच्चे को वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण करते हैं। अब हमने एक प्लान तो कर लिया कि हमें कैसे कैसे स्टेप वाइज आगे बढ़ना है एक निदात्मक परीक्षण करने के लिए, लेकिन अब इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो जो भी नियोजन होता है नियोजन पर ही डिपेंड करता है उसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, है ना, कि किस तरीके से। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया, मान लो 50 नंबर का है ना, हमने ये भी डिसाइड कर दिया कि मल्टीपल चॉइस लेंगे, हमने ये भी डिसाइड कर लिया जी 1 घंटे का होना चाहिए, उसमें हम बच्चे की इकाई यानी कि अलग अलग जो है सब्जेक्ट्स को भी देखेंगे और मिक्स में भी देखेंगे। अब ये तो डिसाइड कर लिया, अब उसमें वो जो मार्क्स हैं भैया उसमें क्वेश्चन किस तरीके के होने चाहिए। पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन देना चाहते हो, 10 क्वेश्चन देना चाहते हो, 20 क्वेश्चन देना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। और एक आपको विषय समूह भी बनाना पड़ेगा कि भाई क्लास में अगर हम 40 बच्चों को डायग्नोस्टिक टेस्ट ले रहे हैं तो उन 40 बच्चों को बिठाएंगे कैसे, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होनी है, वो सब ये निर्माण के अंदर आ जाएगा। निदानात्मक परीक्षण लेना और उसकी व्याख्या करना, बाद में अगर समय अवधि पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद जब हम जो है टेस्ट वगैरह बच्चे का ले चुके हैं तो उसके बाद एक रिजल्ट बताएंगे, एक ऑब्जर्वेशन जो है अपने जितना भी हमने ऑब्जर्व किया होगा उसके बाद जो है उस बच्चे के अंदर जितनी भी तरीके की कठिनाइयाँ होंगी या फिर कमजोरियाँ होंगी उसका विश्लेषण करेंगे, बताएंगे जी उसके पेरेंट्स को या उस बच्चे को कि बेटा आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है। इवन बताने की भी नीड नहीं है, अध्यापक को खुद ही पता लग जाता है कि बच्चे को यहाँ दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरा काम है कि बच्चे की इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर बनाना है और किसी चीज़ पर बाद में ध्यान दूंगा, पहले बच्चे की इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। अब बात करते हैं बेटा उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होता है, जब आपके नॉर्मल टीचिंग मेथड से कोई फ़ायदा नहीं होता ना और बच्चे को जिन चीज़ों में कठिनाइयाँ हो रही हैं, बच्चा कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहा है, तो आप अपने टीचिंग का मेथड ही चेंज कर देते हो। सही है, तो ये उस जगह पर जिस टीचिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है ऐसे टीचिंग मेथड को रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। अभी मैं आपको अगर हिंदी ग्रामर बार बार पढ़ा रही हूँ, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो मैं अपने आप पढ़ाने के बजाय अपने साथ साथ पढ़ाने के अलावा भी प्रोजेक्टर पर आपको कोई चीज़ दिखा रही हूँ तो वो रेमेडियल टीचिंग कहलाई जाती है। रेमेडी देना बेटा, एक चीज़ से समझ नहीं आ रहा है, एक शिक्षण प्रणाली अच्छी नहीं है तो दूसरे का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण या फिर आदेशनात्मक कार्य होता है जो किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेष समस्या की कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है।
अब बच्चे को मान लो रीडिंग प्रॉब्लम आ रही है, राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है, ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे का कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिकली उसका जिस चीज़ में प्रॉब्लम होगी ना, उस चीज़ को सुधारने के लिए हम जो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो रेमेडियल टीचिंग कहलाई जाती है हमारी, है। हम इसमें हो सकता है कि कोई नए प्रॉप्स का इस्तेमाल करें, हो सकता है नए टीचिंग टूल्स का इस्तेमाल करें, हो सकता है हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर ना पढ़ा कर प्रोजेक्टर पर दिखाएं, एनिमेशन के थ्रू पढ़ाएं, मतलब हम अपने आप को चेंज करेंगे उसकी समस्या को सुधारने के लिए। तो ऐसा टीचिंग मेथड जो है बेटा वो रेमेडियल कहलाया जाता है, यानी कि उपचारात्मक जो है शिक्षण कहलाया जाता है। कह रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदात्मक प्रक्रिया होती है, सही है। अगर हम सिंपली बात करें तो रेमेडियल टीचिंग तभी दी जाती है जब आपने उससे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट किया हो उस बच्चे का, निदान के बाद ही उपचार किया जा सकता है। जब तक हमें यही पता नहीं लगेगा कि बच्चों को बेटा समस्या आ कहाँ रही है, बच्चे को कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है, बच्चा कहाँ अपने आप को जो है हेल्पलेस फील कर रहा है, डिफ़िकल्टी उसको जो है फील हो रही है, तब तक हम कोई रेमेडियल टीचिंग इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो पहले तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट करते ही हम बच्चे के बारे में पता लगा लेंगे बच्चे को प्रॉब्लम का है, उसके बाद हम उसका उपचार कर सकते हैं, यानी कि उसको उपचार के लिए कोई ना कोई मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके निम्नलिखित उद्देश्य क्या होंगे बेटा? सबसे पहला उद्देश्य तो यही होता है कि छात्रों की लेखन संबंधित प्रारंभिक त्रुटियों को सही करना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, सही है, पाठ्य पुस्तक के आधार पर बच्चों की योग्यताओं में वृद्धि करना कि बच्चा हर तरीके से सारी चीज़ों को कम्प्लीटली समझ सके। अगर उसको ऑब्जर्वेशन में दिक्कत हो रही है तो भैया एनिमेशन के थ्रू समझाना, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम भी देना और इस तरीके से समझाना कि उसके दिमाग में वो चीज़ें सारी की सारी बैठ जाएँ। सही है, आत्मविश्वास की भावना जागृत करना होता है। मानसिक तनाव के कारण शिक्षण कार्य में जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो मानसिक तनाव हटाना होता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि टीचर का काम सिर्फ ये है कि क्लासरूम में आएगा पढ़ाकर और पढ़ा के चला जाएगा, वो बच्चों से भी बात करता है, बच्चों को आइडियल होता है। सही है, माँ बाप के बाद एक टीचर ही है जो भी बच्चे का कुछ भी होता है, छोटे बच्चे का तो खास तौर से। तो उसमें जो है टीचर का ये भी रोल हो जाता है कि अगर मेरा कोई भी बच्चा जो है, जो भी स्टूडेंट है, अगर ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो वो सीख सके, सही है, उन बातों को पूछ सके कि बेटा आपको कोई घर में तो प्रॉब्लम नहीं है, किस तरीके के मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हो। तो टीचर बेटा ऐसी क्वेश्चनिंग भी बच्चे के साथ कर सकता है। ये भी एक तरीके का उसका असेसमेंट का ही तरीका होता है, जिसमें वो असेस करता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है। तो वो शायद में भी वो टीचर जो है उसकी घरेलू प्रॉब्लम ठीक ना कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ रेमेडी इस्तेमाल कर लेगा उसकी जगह पर, जिसकी वजह से बच्चा शायद हो सकता है कि इमोशनली बैलेंस्ड पर अगर अपने टीचर के साथ अटैच्ड हो जाता है तो फिर उसकी बात मानने लग जाएगा, पढ़ने लग जाएगा। थोड़ा सा उसका ध्यान भटकाने के लिए भी टीचर कभी कभी जो है एक माँ और एक बाप की तरह भी बिहेव कर सकता है बच्चे के साथ। ऐसे नहीं है कि बच्चों के साथ टीचर्स का कोई भी इमोशनल कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो ये रेमेडियल टीचिंग में भी हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन जो डिप्रेशन में होते हैं बच्चे, खासतौर से टीचर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा पोलाइट और जो है इमोशनली अटैच्ड होने की कोशिश करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं उनकी चीज़ों में, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो थोड़ा सा अलग है और डिप्रेशन की वजह से कहीं अपने साथ कुछ करना ले या फिर मार्क्स वगैरह उसके जो है उससे इफेक्ट न कर जाए। सही है, छात्रों के गुणों का विकास करते हैं, समस्याओं से लड़ने और उन्हें दूर करने के तरीके भी रेमेडियल टीचिंग में बताए जाते हैं। इसका जो है उद्देश्य होता है। कह रहे हैं शैक्षणिक निदान और उपचारी शिक्षण का महत्व, दोनों का महत्व क्या है? पहले का महत्व तो यही है कि अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें बच्चे के बारे में पता नहीं लग पाएगा कि उसकी कमजोरियाँ और कठिनाइयाँ क्या हैं, और जब तक हमें उसकी कमजोरी कठिनाइयाँ पता नहीं लग पाएंगी तब तक हम उस बच्चे के गुणों में विकास कर नहीं सकते। तो अगर हमें बच्चों के गुणों के विकास करना है, बच्चों के अंदर वृद्धि करनी है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद जो है बेटा रेमेडियल टीचिंग भी करनी पड़ेगी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों का अपनी जगह पर जो है प्रभावशाली इफेक्ट पड़ता है, और दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे की ज़िंदगी में। एक अध्यापक की लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अध्यापक अगर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप इन दोनों टेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और इवन सब इंसान करता है। अगर ट्यूशन भी कभी आप सब अब टीचर बनने वाले हो तो ट्यूशन तो ऑलरेडी पढ़ाते ही होंगे शायद, तो जो पढ़ाते होंगे स्कूल में भी, इवन जो बच्चे पढ़ाते होंगे उनको पता होगा कि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों का इस्तेमाल क्लासरूम में करते हैं, क्योंकि ये अच्छा रहता है बच्चों को समझने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही है जी, सूचना के बारे में बात करेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पे क्वेश्चन आ जाता है। तो सूचना का अर्थ क्या होता है बेटा? एक तरीके का संसाधन है जिसका कोई मूल्य नहीं होता। सही है, जब तक उसे प्राप्त ना किया जाए उसका प्रक्रियाकरण नहीं कर सकते। सूचना का मतलब क्या है? हमें अगर नहीं पता होगी कोई चीज़, सिंपली है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। अगर हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं, हम उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते हैं, ना हमारा कोई उसको लेकर कोई परसेप्शन होगा, ना ही प्रतिकरण होगा। सूचना तकनीक का मतलब क्या होता है? मतलब अलग अलग सूचनाएं पहुंचाने का जो तरीका होता है वो जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाई जाती है। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन काफ़ी तरीके से पहुँचाई जाती है। दूर संचार के मेथड हैं बहुत सारे, रेडियो है, इंटरनेट है, ईमेल है आपका, सही है, हॉटमेल है, जीमेल है, और आ जाओ जी फेसबुक है, मीडिया है, सही है, और आपका जो है डिजिटल मीडिया हो गया जी,
सही है, जिसको हम बोलते हैं यूट्यूबर्स हैंगे, तो इंस्टाग्राम पर है। तो बहुत सारे तरीके हैं बेटा सूचना को तो पहुँचाने के लिए, अलग अलग संग्रह करने के लिए। तो जैसे अगर हम बात करें सिंपली, तो हम ऑनलाइन भी बेटा बुकिंग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। इवन हम घर बैठे बैठे पता लगा सकते हैं हमारे आधार कार्ड का स्टेटस क्या है, हमने जो वोटर ID कार्ड के लिए फॉर्म भरा है उसका स्टेटस क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस क्या है। सही है, यूनिवर्सिटी में आप घर पे बैठे होते हो, आपको आपका रिजल्ट दिख जाता है ऑनलाइन। तो ये सब क्या सूचना की अलग अलग तकनीकें होती हैं बेटा। तो इन्हीं तकनीकों के अलग अलग बेटा डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन हमें डेफिनेशंस पर तो हम लिख ही देंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमें इसकी प्रकृति और विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। उपलब्धता होती है किसी भी सूचना की तकनीकी के अंदर, अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम बात करें तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है प्रोसेस में होती है और हमें कुछ बताया जाता है, यानी कि अवेलेबिलिटी होती है। सही है, समय बाध्यता होती है, टाइम बॉन्ड होता है। कोई भी सूचना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, उसके बाद वो सूचना नहीं रहती, फिर वो एक ही चीज़ बन जाती है। शुद्धता होती है, एक्यूरेसी होती है, सही है, कंप्लीटनेस होती है। अब ऐसी तो बात नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है तो अधूरी इन्फॉर्मेशन आएगी, कंप्लीट ही होकर आती है बेटा। सही है। नेक्स्ट है सूचना संप्रेषण तकनीका का परीक्षण प्रणाली में प्रयोग। सही है, ICT का एग्जामिनेशन सिस्टम में क्या उपयोग होता है, हम देख ही रहे हैं बेटा। आजकल जितना भी SSC के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इवन जितने भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो सारे के सारे एग्ज़ाम बेटा ऑनलाइन ही हो रहे हैं। और ऑनलाइन का मतलब क्या है, सिंपली अगर हम बात करें तो बच्चे जो हैं कंप्यूटर पर बैठ के जो है कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट करते हैं, यानी कि अपना टेस्ट देते हैं, और वहीं पर जो है यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर वगैरह काफ़ी सारी समस्याओं को जो है सुधार करने में आया। जैसे बच्चे जो है अगर टाइम हो जाता था तो बच्चे लिखते रहते थे पेपर, 1-2 मिनट फालतू मिल जाते थे, लेकिन यहाँ पर सबको सेम टाइम प्रोवाइड किया जाता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है, डिजिटल सिस्टम है। हाँ, थोड़े बहुत ड्रॉबैक हर चीज़ में होते हैं, तो उसके भी ड्रॉबैक हैं, लेकिन हम ड्रॉबैक्स पर नहीं जाएंगे, हमें गुणवत्ता पर जाना है। तो इसके लाभ होते हैं, पहले क्षेत्रीय सीमाएं कम कर देता है ये, ज़्यादा क्षेत्रीय सीमाएं नहीं होती, मतलब जो है सीमित नहीं रहती, कोई चीज़ सूचना बहुत दूर तक पहुंच सकती है। परीक्षा संबंधित प्रक्रियाओं में तीव्र गति ला चुका है। सही है, ICT का इस्तेमाल कर हम परीक्षाओं को काफ़ी जो है इलेबरेट और एक्सटेंसिव कर चुके हैं। सही है, एक्यूरेट कर चुके हैं। इवन जैसे माने CTET का भी पेपर होता है, आपने देखा ही है, 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है, इतने लाखों बच्चे उसका पेपर देते हैं। तो MR शीट सीधी स्कैन होती है कि किसकी वजह से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है बेटा, ICT की वजह से प्रोवाइड की जा रही है। इवन आप बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स में देख लो, सही है, कागज़ों का उपयोग कम होने लगा है। सही है, परीक्षाएं जो है उचित रिकॉर्ड की होने लग गई हैं। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो संस्थाओं में कम मध्यस्थता की आवश्यकता पड़ती है। सही है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, टाइम की बचत भी है, पैसा भी कम खर्च हो रहा है। सही है, परिणाम भी शुद्धता होती है, मतलब अगर एक इंसान चेक कर रहा है तो हो सकता है परिणाम इधर उधर हो जाए, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच होती है। बट ये एक मशीन है, तो मशीन के थ्रू अगर आप किसी चीज़ को चेक करोगे तो एक्यूरेसी आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। देखो बेटा, यहाँ पर असेसमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस पे जो है असेसमेंट के बारे में पता कर रहा है। तो ये तो बेटा पढ़ना नहीं है आपको, ये हम पढ़ के आ चुके हैं कि कौन कौन सा तरीका होता है। सही है, स्टैटिक्स क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं सांख्यिकी का मतलब क्या है, ऐसी सारी चीज़ें, ऐसी सारी विधियाँ जिनके थ्रू हम बार के थ्रू या फिर पर्टिकुलर किसी पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या टेबल के थ्रू हम जो है पर्टिकुलरली किसी चीज़ को दिखा सकते हैं, किसी डाटा को दिखा सकते हैं, वो सांख्यिकी कहलाई जाती है। सही है, सांख्यिकी 2 तरीके की हो सकती है बेटा, 2 चीज़ों में प्रयोग आ सकती है। बहुवचन के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एकवचन के रूप में भी। बहुवचन में करेंगे तो जैसे उत्पादन संबंधित चीज़ों में, ये बेटा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, बार ग्राफ वगैरह पढ़े होंगे, तो ये उसी तरीके की सांख्यिकी है। तो वो ज्ञान होता है जो संख्याओं से संबंधित होता है, जहाँ पर हम नंबर्स की बात करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है, सही है, समूह के सूचांक होते हैं इसमें। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य प्रदत्तों का संकलन यानी कि वर्गीकरण करना होता है। सिंपली हम क्लासीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर लगा सकते हैं। महत्व इनका यही होता है, प्रशासन में इनका जो महत्व होता है वो ये होता है, अगर हम सिंपली गवर्नमेंट की बात करें तो जितना भी बजट सत्र होता है, या हम बहुत सालों की चीज़ों को कंपेयर करते हैं, पेट्रोल के दामों को ले लो, डीजल के दामों को ले लो, तो हम इनका जो कंपेरिजन करेंगे बार ग्राफ के थ्रू करेंगे। तो ये सब संख्याओं को रिकॉर्ड कर पर्टिकुलरली अगर हमारी गवर्नमेंट भी कोई चीज़ रिलीज़ करती है तो हमारा बेटा प्रशासन के अंदर आंकड़ों का जो है इफेक्ट आ जाता है। जितने भी वित्त मंत्री हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर हों चाहे वो स्टेट लेवल पर हों, वो सारे के सारे सांख्यिकों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मतलब इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने निर्णयों को, अपनी चीज़ों को जो है धारण करने के लिए, दिखाने के लिए। सही है, सरकार के अलग अलग विभाग हैं, शिक्षा विभाग है या बाकी सारे विभाग हैं, आप न्यूज़ चैनल में भी देखते होगे, वो बार ग्राफ के थ्रू बताते हैं जी 80% तक बच्चे जो हैं एवरेज में पास हुए हैं। सही है, 90 स्कोर करने वाले बच्चे 30% है, तो उनके पास ये डाटा कहाँ से आ रहा है, परसेंटेज में परसेंटाइल कहाँ से उनके पास। तो सब सांख्यिकी की वजह से होता है, क्योंकि हमें पता है सांख्यिकी, अगर किसी बच्चे ने स्टैटिक्स पढ़ा होगा
तो पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, रेंज निकाल सकते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं बेटे। इनसे हमें काफ़ी चीज़ों में जो है फ़ायदा मिल सकता है। बच्चों को कितना रोज़गार दिया जा रहा है, एक साल में कितना डेथ रेट बढ़ रहा है, कितना बर्थ रेट बढ़ रहा है, GDP क्या है, इन सारी चीज़ों में सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जाता है। सही है जी। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर चीज़ों में अगर हम बात करें तो अनुमान लगाना, सही है, आने वाले टाइम में कि ग्राहकों की कितनी रुचि हो सकती है, व्यापार चक्र बनाना, ये इन सारी चीज़ों में भी हो सकता है। अर्थशास्त्र में तो मैं आपको पता ही है, कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्सचेंज के लिए, इन सारी चीज़ों में भी सांख्यिकी का इस्तेमाल होता है। राजनीतिक रूप में जो है नीतियाँ निर्धारित करने के लिए कि पहले हमने ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करा था, जब पॉलिसीज़ नहीं आ सकती, वो भी तो ग्राफ बना के दिखाते हैं कि देखो जी पहली वाली गवर्नमेंट अच्छी नहीं थी, उन्होंने ये सब कुछ नहीं करा था, 2003 में ऐसा हुआ था, 2005 में ऐसा हुआ था, 2006 में ऐसा हुआ था। तो उनके पास ही बेटा बार ग्राफ ही होते हैं। तो अलग अलग महत्व है सांख्यिकी का, थोड़ा सा आप इसको भी कंप्लीट कर लेना। आज सांख्यिकी को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है रेखा चित्र वगैरह के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी बेटा आ जाता है, मीन मीडियन मोड, तो मैं आपको निकालना सिखा दूँगी। जिनको ऑलरेडी आता है अच्छी बात है। तो कल हम बेटा रेखा चित्र से आप आगे पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, क्या होता है। इसमें कोई भी डाउट हो तो बेटा आप पूछ लेना। सही है। नोट्स तो अगेन जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको तो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ बेटा। सही है। तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करो बेटा।